नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। जैसा कि आपको पता है, ये जो चैनल है गोविंद एजुकेशन ग्रुप बिसाऊ की तरफ से संचालित है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी इस चैनल के लिए, तो हमने ये शुरू किया और बड़े ही उपयोगी वीडियो जो है हम आपके लिए इस पर लेकर आते हैं। और जैसा आपको पता भी है कि इस टाइम इस वीडियो में मैं आपके साथ गणित विषय की चर्चा करता हूं। तो गणित विषय में हमारे लिए, या कह सकते हो मैं आपके साथ जो है शिक्षण विधियों की चर्चा कर रहा हूं। आगे की जो कड़ी थी जो आज वाली है, इसमें हम आज आगमन शिक्षण विधि की चर्चा करेंगे। जैसे ही आपको आगमन का नाम आता है आपके दिमाग में निगमन साथ में आ जाता है। तो आगमन और निगमन विधियां एक साथ चलने वाली हैं, परंतु मेथड दोनों क्या है, अलग है। इससे पहले हम विश्लेषण और संश्लेषण दो प्रकार की विधियों की चर्चा आपके साथ कर चुके हैं। वीडियो जो है उनकी 3 बन चुकी है, एक संश्लेषण की है, एक विश्लेषण की है, एक में दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है। तो आज हम वीडियो जो बनाने वाले हैं उसमें आगमन विधि है, उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और अंत तक वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। बड़ी ही उपयोगी बातें आपके लिए हम लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के अंत में 2-3 बातें मैं आपसे इस वीडियो से संबंधित आपसे पूछने वाला हूं, उनका कमेंट में आप जवाब जरूर दें। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आगमन विधि। आगमन विधि जो है वो आज का टॉपिक है और ये जो मेथड, जो विषय वस्तु हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये गणित शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र NCERT की बुक से लेकर आए हैं। NCERT की बुक से लेकर आए हैं, तो बड़ा ही उपयोगी है। देखिए, आगमन विधि की जो बातें हम आपके साथ लेकर आए हैं, एक एक करके बातें पढ़ते हैं। पहली बात, आगमन विधि आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। आगमन विधि जो है वो आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। आपको ये पूछा जा सकता है कि आगमन विधि कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे? आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 2, दूसरी बात है, आगमन किसी कथन को, कोई कथन है, किसी कथन को अनेक विशिष्ट स्थिति में क्या कहा जाएगा? सत्य दर्शाने के बाद उसके व्यापीकरण कैसे कहां पास? सामान्यीकरण कैसे कहां? नॉर्मलाइजेशन पर पहुंचने की प्रक्रिया इस आधार पर है कि यह कथन सभी स्थितियों में क्या होगा? सत्य होगा। बात के कर्णचार्य आग लो। बात ये कर्णचार्य है, कोई कथन है, उस कथन को आपको विभिन्न स्थितियों में क्या करना पड़ेगा? सत्य सिद्ध करना पड़ेगा। स्थिति आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी और उस कथन को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग स्थिति में आपको सत्य सिद्ध करना है। ठीक है, और सत्य सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना है? उसका नॉर्मलाइजेशन करना है, यानी उसका सामान्यीकरण करना है, यानी उसका व्यापीकरण करना है। ठीक है, और ये व्यापीकरण करने की जो प्रक्रिया है, इसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो कथन जो हमने लिया था ये सभी स्थितियों में क्या है? सत्य है। ये बात आगमन विधि की है। ठीक है, 2 बिंदु हो गए। तीसरा है, विशिष्ट स्थितियों में व्यापीकरण की ओर जाने वाली प्रक्रिया आगमन कहलाती है। देखो, महत्वपूर्ण बात है, विशिष्ट स्थिति। आप हर किसी स्थिति को नहीं मान सकते, विशिष्ट होनी चाहिए जो उससे संबंधित हो। विशिष्ट स्थितियों से सामान्यीकरण यानी व्यापीकरण की ओर जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? आगमन कहते हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विशिष्ट स्थितियों से व्यापीकरण की ओर जाना, विशिष्ट से सामान्यीकरण की ओर, विशिष्ट से सामान्यीकरण की ओर जाना आगमन कहलाता है। चलो आगे बात करते हैं। यह विधि विशिष्ट यानी उदाहरण से व्यापक यानी सामान्यीकरण की ओर जाती है।
विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। विशिष्ट कोई उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के आधार पर आप क्या करते हैं, किसी सूत्र की स्थापना करते हैं। तो उदाहरण से सूत्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। मूर्त स्थितियों से अमूर्त नियमों की ओर जाना। मूर्त स्थितियों से अमूर्त नियमों की ओर जाना, कह सकते हो कि शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो भाई ये प्रश्न जो है, ये जो लाइन है, ये पूछी गई है रीट लेवल 2 2022 में। रीट लेवल 2 2022 में ये लाइन पूछी गई है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त स्थिति आपके सामने है, उन मूर्त स्थितियों में से आप किस साइड में जाओगे, अमूर्त नियमों की ओर जाओगे। और ये किस में होता है, आगमन विधि में होता है। ठीक है, अब आगे है सरल से जटिल की ओर। शिक्षण सूत्र है ये भी, सरल उदाहरणों से जटिल सूत्रों की ओर अग्रसर होती है। सरल सूत्रों से, सरल उदाहरणों से जटिल सूत्रों की ओर अग्रसर होती है। ये शिक्षण सूत्र भी इसमें काम आता है। इस विधि से प्राप्त किया गया ज्ञान, ये बड़ा लाभ वाला बिंदु है। इस विधि से प्राप्त किया गया ज्ञान ठोस होता है और कैसा होता है, टिकाऊ होता है। इस विधि से प्राप्त किया गया ज्ञान ठोस होता है और कैसा होता है, टिकाऊ होता है, मतलब स्थायी होता है। ठीक है, और इस विधि से क्या होता है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। इस विधि से बच्चों की मानसिक शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। इस स्थिति से, इस क्रिया से बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये बात हो गई, इसके लक्षण हो गए भाई, है ना। तो 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 लक्षण इसके हो गए। मतलब कहने का मतलब ये सामान्य इसका परिचय जानकारी जो इसके संबंध में जो थी ना, वो पूरी की पूरी इसके अंदर आ गई। अब हम पढ़ने वाले हैं आगमन विधि जो है वो निम्न के लिए उपयोगी है, जहां पर क्या हो, नंबर 1 नए विषयों का परिचय करवाना हो। जब नए विषयों का परिचय करवाया जाता है तो बढ़िया विधि कौन सी है, उचित विधि कौन सी है, आगमन विधि। जब नए विषयों का परिचय करवाना हो तो आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 नियमों को सूचित किया जाना है, या नियमों का सूचीकरण करना है, नियमों को बताना है, तो कौन सी विधि काम आएगी, आगमन विधि काम आएगी। नंबर 3 सूत्रों की व्युत्पत्ति, मतलब सूत्रों का निर्माण यदि आपको करना है तो कौन सी विधि काम आएगी, आगमन विधि काम आएगी। व्यापीकरण या नियमों पर पहुंचना है, व्यापीकरण और यदि नियमों पर पहुंचना है तो कौन सी विधि काम आएगी, आगमन विधि काम आएगी। मतलब ये 4 ऐसी कंडीशन है, इस 4 कंडीशन में जिस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है वो विधि कौन सी है, आगमन विधि है। यूं भी कह सकते हैं कि इन 4 स्थिति में सबसे ज्यादा उपयोगी उचित जो विधि है वो कौन सी है, आगमन विधि है। ये 4 चीजें कौन कौन सी है, जब आपको किसी नए विषय का परिचय करवाना हो। नंबर 2 है नियमों को सूचित किया जाता हो या सूचित करना हो, सूत्रों को बनाना हो, सूत्रों का निर्माण करना हो, मतलब सामान्यकरण या नियम पर पहुंचना हो। सामान्यकरण या सूत्र बनाना हो, नियम बनाना हो, तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। चलो अब बात करते हैं आगमन विधि के चरण, स्टेप है इसके। तो स्टेप कितनी है, इसकी स्टेप है 4। कितनी स्टेप है, 4। आगमन विधि की 4 स्टेप है। ठीक है, नंबर 1 है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, देखो ये काम किया जाता है शिक्षक के द्वारा, मतलब किसी विषय वस्तु के लिए, किसी कथन के लिए अध्यापक के द्वारा बच्चों के सामने व्यापीकरण के लिए, मतलब सामान्यकरण के लिए, किसी कथन को सामान्यकरण करना, सूत्र बनाना है, उस सामान्यकरण के लिए, व्यापीकरण के लिए अनेक प्रकार के या अनेक जो उदाहरण है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या कह जाएंगे, क्या लिखा है, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, मतलब उस कथन से संबंधित विशिष्ट उदाहरण जो है शिक्षक के द्वारा बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला काम ये करना पड़ेगा। पहला काम क्या है, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, मतलब बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने किसी कथन, किसी समस्या से संबंधित जिसका व्यापीकरण करना है,
जिसका सामान्यीकरण करना है, जिसके सूत्र की स्थापना करनी है, उससे संबंधित विशिष्ट और अनेकों उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने किया जाता है। नंबर 1 काम ये करना पड़ता है। नंबर 2 है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है भाई? जांच होती है। क्या होता है? जांच। ठीक है। अब जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उन उदाहरणों को बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? देख रहे हैं। भाई अध्यापक ने जो उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत किए हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? उन उदाहरणों को देख रहे हैं, और उन उदाहरणों को देखने के बाद विद्यार्थी क्या करेंगे? इन उदाहरणों में सर्वनिष्ठता और समानताएं खोजते हैं कि सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठता, समानता दोनों सिमिलर वर्ड यहां पर है। इनको एक नाम ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो। मतलब बच्चे क्या करेंगे? उदाहरणों को देखने के बाद उन उदाहरणों में सर्वनिष्ठता और समानताएं खोजते हैं। तो परीक्षण कर रहे हैं ना कि इनमें समानता क्या है, इनमें सर्वनिष्ठ चीज क्या है, मतलब कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज सभी जो एग्जाम्पल है उनमें क्या है, वही तो सूत्र बनेगा, वही तो नियम बनेगा। ठीक है। तो नंबर 2 क्या हो गया? प्रेक्षण हो गया। नंबर 3 क्या है? व्यापीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे? उदाहरण देंगे, फिर उसकी जांच करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, समानता खोजेंगे, समानता खोजने के बाद क्या करेंगे? व्यापीकरण। इसमें क्या होता है कि अध्यापक के द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, उन उदाहरणों को देखने के बाद, या उन बच्चे उनको देख रहे हैं, और देखने के बाद क्या होगा? शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर सर्वनिष्ठता और या समानता जो है उसको अंतिम रूप प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? सर्वनिष्ठता या समानता को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। अंतिम रूप मतलब 10-20 एग्जाम्पल लिए, 10-20 एग्जाम्पल में सर्वनिष्ठता या समानता कौन कोई मिलेगी, उस समानता या सर्वनिष्ठता को क्या करेंगे? निकालेंगे, पता करेंगे। वो तो है खोज, मतलब प्रेक्षण। और उसको अंतिम रूप देना है, वो व्यापीकरण है। उसको अंतिम रूप देना कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये नियम बन गया, वो क्या हो गया? व्यापीकरण, सामान्यीकरण। इसके बाद क्या है? सत्यापन। सत्यापन क्या होगा कि आपने कोई मतलब चीज बनाई है, क्या वो सही है? आपके द्वारा बनाए गए नियम, आपके द्वारा बनाया गया कोई सूत्र, उसका सत्यापन करना है। क्या आपने 10 एग्जाम्पल लिए उसी में कारगर है, या इससे संबंधित इसी प्रकार के कोई एग्जाम्पल और ले ले उसमें भी कारगर है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? सत्यापन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसमें? समानताओं पर निर्णय लेने के बाद, मतलब ये अंतिम रूप देने के बाद बच्चे क्या करेंगे? अन्य उदाहरणों में जो आपने सामान्यीकरण बनाया ना, या व्यापीकरण बनाया, या कोई नियम बनाया, व्यापीकरण से कोई नियम बना है, कोई सूत्र बना है, इस सूत्र का क्या करना पड़ेगा? सत्यापन। और सत्यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चे क्या करेंगे? अन्य उदाहरण लेंगे उससे संबंधित, और अन्य उदाहरणों में क्या करेंगे? इस सामान्यीकरण को क्या करते हैं? सत्यापित करते हैं, और इस पर पहुंचेंगे व्यापीकरण पर। अब और ठोस हो जाएगा कि हाँ ये बात क्या है, वास्तव में सही है, तो व्यापीकरण पर पहुंचाएंगे बच्चे। ठीक है। तो ये 4 इसके क्या है? स्टेप है। 4 क्या है? स्टेप है। अब बात करते हैं आगमन विधि के फायदे क्या हैं। आगमन विधि के फायदे क्या क्या हैं, लाभ क्या है? पहला फायदा, पहली बात इसकी यह है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। और जब हाँ वैज्ञानिक विधि का नाम आ जाता है तो वो वही क्रमबद्धता जिसके अंदर हो, जिसके अंदर प्रेक्षण हो, मतलब जांच के आधार पर रिजल्ट निकला हो, तो वो है। तो यह है विधि कैसी है? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रेक्षणों पर आधारित होता है। वैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रेक्षणों पर आधारित होता है, मतलब परीक्षण करने के बाद, सत्यता की जांच करने के बाद ही तो रिजल्ट निकला है। तो पहला क्या है? ये विधि कैसी है? ये विधि वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इस विधि में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किस पर आधारित है? प्रेक्षणों पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? प्रेक्षणों पर आधारित होता है। नंबर 1 फायदा हो गया। नंबर 2 विद्यार्थी का स्तर है, मतलब विद्यार्थी का लेवल जिसकी बात करते हैं, लेवल, और उसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। विद्यार्थी का लेवल अप होगा, और उसके द्वारा जो प्राप्त किया गया ज्ञान है वो क्या करेगा? स्थायी होगा, मतलब फिक्स होगा। ऐसे नहीं होगा कि ले लियो और 2 मिनट बाद भूल लियो, ऐसा नहीं है। स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। 2 फायदे हो गए।
इसके बाद तीसरा है कि बच्चों में स्वयं कार्य करने का मार्गदर्शन जो है इस विधि के द्वारा प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा बच्चों में स्वयं अपने आप मार्गदर्शन करने की कला जो है वो विकसित हो जाती है इस विधि के माध्यम से। तो तीसरा हो गया, तो अपने आप का मार्गदर्शन इस विधि से प्राप्त होता है, अपने आप का दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। तो तीसरा हो गया, गणित शिक्षण के लिए विधि क्या है, उचित है। गणित शिक्षण के लिए यह विधि उचित है। क्यों है, क्योंकि यह विवेचन पर आधारित है। क्योंकि यह विधि किस पर आधारित है, विवेचन पर आधारित है। गणित शिक्षण के लिए विधि क्या है, उपयोगी है, उचित है। क्यों उचित है, क्योंकि यह विधि किस पर आधारित है, विवेचन पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई, विवेचन पर आधारित है। इसके बाद लास्ट का लाभ वाला बिंदु देखें तो बच्चों में क्या होती है भाई, रटने की प्रवृत्ति होती है। ज्यादातर बच्चे जो आर्ट्स वाले होते हैं उन बच्चों में रटने की प्रवृत्ति होती है, सब में नहीं होती भाई। चेकर ला जो मेरे को नहीं, ऐसी बात नहीं है, सही कौन कहूं, पर ज्यादातर बच्चों में थोड़ा हम ज्यादा ही हुआ है। तो बट रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ये प्रोत्साहन नहीं देती है, उसको हतोत्साहित करती है कि रटना कुछ नहीं है, रटो मत, समझो सीखो, विवेचन करो, चिंतन करो, मनन करो। तो रटने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों में, उस प्रवृत्ति को ये विधि क्या करती है, हतोत्साहित करती है। क्या करती है, हतोत्साहित करती है। ठीक है, अब यहां से जो आपके सामने जो मैटर है, जो मैंने चर्चा आपके साथ की है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है 2-3 मैं आपसे पूछने वाला हूं, आपको बताने हैं। क्या क्या बताओगे भाई, आगमन विधि है कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, और कौन कौन से शिक्षण सूत्र इसके अंदर लागू होते हैं। आगमन विधि का प्रयोग कहां पर उपयोगी होता है, जहां पर क्या क्या बातें हों। और एक शिक्षण सूत्र जिसका रीट लेवल 2 में 2022 में प्रश्न पूछा गया, वो क्या था। इसके बाद आगमन विधि के चरण कितने हैं, कौन कौन से हैं, और इसके बाद आगमन विधि के फायदे क्या क्या हैं, ये आपको कमेंट में बताने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे आगमन विधि की कमियां यानी सीमाएं, इसको उतारे चर्चा करते हैं। ज्यादा कमियां नहीं है, 1-2 ही है, आपके साथ चर्चा करेंगे, उतारे इसको। पहले आगे चला, अब पढ़ लो कि अपन आगमन विधि की सीमाएं यानी कमियां, लिमिटेशन। कमियां क्या है, 2 कमी भाई, कमी तो एक ही गणी हुआ है, कमी तो एक ही गणी हुआ है। जब मान लो कोई सगली एक में अच्छाई अच्छाई है और एक कमी है, का समझ में गुनिया, का समझ ही गुनिया, तो फिर क्या फायदा हो गया, क्या काम आएगा। अरे बाप, फूट रही घनी है पर बोली 12 बज रहे, बोलता ही गाल काटे, क्या काम आई फूट, कह रहा बाप फूट रही, क्या काम आई। चलो कौन कौन सी कमी है, देखो पहली बात करा तो अब जिकी प्रक्रिया है, इस विधि में जिकी प्रक्रिया अपनाई जा, अरे विधि प्रक्रिया ही को नाम है, प्रोसेस का नाम ही है विधि। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है, जो प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी है। धीमी मतलब रफ्तार बहुत ज्यादा होनी की, स्पीड को नहीं मिल रही, और स्पीड नहीं मिले जरा करे के दिक्कत क्या है, टाइम ज्यादा लगे और मेहनत ज्यादा करनी पड़े। क्या लगे, अधिक क्या लगे, समय लगे, टाइम ज्यादा लगे, और परिश्रम कर तो लगे ज्यादा। अरे लंबे समय तक धीरे धीरे काम करना है तो टाइम ज्यादा लग रहा है ना, टाइम ज्यादा लग रहा है, और भी काम ने पूरा अंजाम देना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आ कमी है कि का विधि क्या है, एक प्रक्रिया धीमी है, और धीमी प्रक्रिया होने के कारण एक समय और परिश्रम यानी श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं। समस्या है यहाँ, टाइम ज्यादा लगे और मेहनत ज्यादा करनी पड़े, जना क्या है, धीमी है, आ कमी है, आई की कमी है। दूसरी कमी क्या है, दूसरी कमी मास्टर की भाई, हालांकि मास्टर नाम तो गलत है, टीचर की बात है। अध्यापक जो है, अध्यापक के लिए बड़ी सिरदर्द है, क्योंकि यदि इस विधि के माध्यम से अध्यापक यदि बच्चों को पढ़ाता है, यदि अध्यापक इस विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है तो उसको कठोर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी भयंकर, खुद न पढ़ना पड़ेगा टावरों ज्यादा,
अरे अध्यापक ने टाबरों ज्यादा खुद न पढ़ना पड़ेगा, और जब खुद न पढ़ना पड़ेगा तो काम करना पड़े। बड़े दूसरी विधियों पढ़ा दिया, जरूरी थोड़ी है ये विधियों पढ़ाना। कौन माथा पची करे, हम लोग आवड़ा लड़े आपने साके अठे ओ सांग नहीं हो ना ना एम काम कौन करा। तो आप देखो जरूरी को नहीं सकलाई करे, पर कह साके होती होगी भाई ये बात। तो इस विधि में क्या है, यदि प्रयोग इस विधि का शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो शिक्षक को कठिन क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, और कठिन क्या करनी पड़ेगी, तैयारी। तो भाई को हर आदमी सब अहियां है कि फली नहीं फोड़ा, फली नहीं फोड़ा, वो काम सारो को सारो हो जावे। मतलब खाना जो क्यों मिला है, देर लगो काम करना चाह रहा को नहीं। हाँ आदत तो आदमी की नेचर में है, सगला में है, ठीक है। तो ये दो कमी ही तो थाना यह भी बतानी है कि कौन कौन सी दो कमी है जो आगमन विधि के अंदर ही, जिसके कारण कह सका कि आगमन विधि में एक कमी भी है। एक चीज तो दुनिया में कोई है को नहीं जिसकी कोई कमी नहीं है, कोई में ज्यादा कोई में कम, पर नए कमी है कोई नहीं, ठीक है। तो अगली जो वीडियो अपनी आनी है भी वीडियो में अपन निगमन विधि को प्रयोग करांगा। निगमन विधि जो है वह पढ़ांगा, और पढ़ने के बाद यदि टाइम अपने बचत में रखो तो आप दोनों की तुलना भी कर लेंगे, और नहीं रहोगे तो कोई बात को टेंशन क्यों लो, एक वीडियो और लटका देगा, ठीक है। तो वीडियो में थाना जगह प्रश्न पूछा गया अब कमेंट में उत्तर दो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, है ना। अब चपरासी की भर्ती आ रही है भाई लोगों, 50,000 प्लस 50,000 प्लस है शायद। तो बी के सिलेबस में गणित का जो टॉपिक ही वह टॉपिक भी आपके साथ लेके आऊंगा, पर जुड़ो का जल्दी तो काम आऊंगा ना थारे। तो सगला फार्म भर दो, कोई बात को ना, गवर्नमेंट की भाई बात है, नौकरी गवर्नमेंट की चाहिए, दुनियादारी का लगे थोड़ी, अपन नौकरी चाहिए गवर्नमेंट की, चाहे चपड़ासी लगा चाहे और भी कोई भी नीची चीज है तो लग जाओ, कोई दिक्कत को नहीं है। चपड़ासी में बुराई की काम में कोई भी बुराई को नहीं है, कोई समय भी, ठीक है। और वैकेंसी बहुत सारी है तो ट्राई करो की भी। चलो वीडियो में जो चीज थांचो की लगी बढ़िया लगी कमेंट में बताओ, वीडियो किसो लगे ये भी बताओ, ठीक है। मिला अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।